हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने डेली करंट अफेयर सीरीज़ में। सबसे पहले देखते हैं आज की चर्चित खबरें। पहली खबर है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का 43वां इंटरनेट एक्सचेंज सम्मेलन का आयोजन किया गया। और अगली खबर है 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और अगली खबर है सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया। उसके बाद अगली खबर है मालदीव और बांग्लादेश के सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण हेतु नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस का आयोजन किया गया। उसके बाद अगली खबर है टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की विजेता बनी हैदराबाद स्ट्राइकर्स। और मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया हम लोग इसके बारे में देखेंगे। और अगली खबर है भारत और चीन के बीच तवांग में झड़प। आइए हम लोग इन्हीं खबरों को विस्तार से देखते हैं। शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से। पहली खबर है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का 43वां इंटरनेट एक्सचेंज सम्मेलन मनाया गया। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम निक्सी बोलते हैं, निक्सी द्वारा चेन्नई और विशाखापत्तनम के बीच, किसके बीच? चेन्नई और विशाखापत्तनम के बीच जीबीपीएस कनेक्टिविटी के साथ एसजीजी डेटा सेंटर के लिए विशाखापत्तनम में नए एक्सचेंजों की स्थापना की जाएगी। यानी निक्सी द्वारा यानी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा चेन्नई और विशाखापत्तनम के बीच, कहाँ? चेन्नई और विशाखापत्तनम के बीच जीबीपीएस कनेक्टिविटी के साथ एसजीजी डेटा सेंटर के लिए विशाखापत्तनम में नए एक्सचेंजों की स्थापना की जाएगी। और निक्सी द्वारा देश में अब तक 42 इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किए जा चुके हैं। यानी निक्सी द्वारा देश में कितने एक्सचेंज सेंटर स्थापित कर किए जा चुके हैं? 42 इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किए जा चुके हैं निक्सी द्वारा। इंटरनेट एक्सचेंज मुख्य रूप से इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, सामग्री प्रदाताओं और अन्य नेटवर्क की पीयरिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। इंटरनेट एक्सचेंजों की स्थापना एक इंटरनेट सेवा प्रदाता से अन्य आईएसपी और भाग लेने वाले नेटवर्क जैसे सामग्री वितरण नेटवर्क, डेटा सेंटर आदि में आने वाले इंटरनेट ट्रैफिक के मार्ग को कम कर देता है। यह विलंबता को कम करता है, प्रतिक्रिया समय में सुधार करता है और संभावित रूप से लागत को कम करता है। इंटरनेट सेवाएं और सामग्री को वितरित करें। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी निक्सी की स्थापना कब हुई? वर्ष 2003 में हुई थी। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में निक्सी बोलते हैं, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य इंटरनेट की बुनियादी अवसंरचना द्वारा भारत के नागरिकों तक इंटरनेट की पहुंच स्थापित करना और इंटरनेट एक्सचेंज के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, डेटा केंद्रों और सामग्री वितरण नेटवर्क के बीच इंटरनेट डेटा का आदान प्रदान करना है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 15 से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यानी 7वां भारत जल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। या कैसा संस्करण है? 7वां संस्करण है। किसके द्वारा किया जा रहा है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञ उन तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनसे बड़ी नदी घाटियों में विलुप्त होने की कगार पर खड़ी छोटी नदियों का संरक्षित किया जा सकता है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विचलन के संभावित कारणों की जानकारी देना और अभिसरण प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार करना है। शिखर सम्मेलन इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ द्वारा किया जा रहा है ताकि विकासशील जल और पर्यावरण की दिशा में गति प्रदान की जा सके। यानी इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, कौन सा मिशन है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ द्वारा किया जा रहा है ताकि विकासशील जल और पर्यावरण की दिशा में
गति प्रदान की जा सके। 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का विषय क्या है, यानी थीम क्या है इसकी? 5Ps के मानचित्रण और अभिसरण के चुनिंदा पहलुओं पर जोर देने के साथ एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण है। लोग, नीति, योजना, कार्यक्रम और परियोजना है। यानी सातवें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? 5Ps के मानचित्रण और अभिसरण के चुनिंदा पहलुओं पर जोर देने के साथ एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण है। लोग, नीति, योजना, कार्यक्रम और परियोजना है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक 6 से 9 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई। यानी एशिया प्रशांत की क्षेत्रीय बैठक के 21वां संस्करण है या 17वां संस्करण है। कहाँ आयोजित की गई? सिंगापुर में आयोजित की गई। यानी सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक 6 से 9 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई। इसे शॉर्ट फॉर्म में APRM बोलते हैं। APRM ने रोजगार तथा श्रम की दुनिया को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 17वें प्रशांत क्षेत्रीय बैठक में प्राप्त निष्कर्ष राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीतियों को दिशा प्रदान करने के साथ साथ दोनों क्षेत्रों में ILO के काम को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे। यह एशिया प्रशांत और अरब देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों में एकजुट करता है। सिंगापुर स्टेटमेंट बैठक सिंगापुर स्टेटमेंट के लॉन्च के साथ संपन्न हुई। यह स्टेटमेंट आने वाले वर्षों में ILO के समर्थन के साथ राष्ट्रीय कार्यवाही के लिए संबद्ध क्षेत्र के लक्ष्यों को ILO घटकों के बीच एक साझा दृष्टि प्रदान करता है। यह ILO सदस्य देशों से आग्रह करता है कि संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की पुष्टि करने और प्रभावी ढंग से लागू करने पर विचार करें। अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्र में परिवर्तन में तेजी लाने का प्रयास करें और प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए शासन संबंधी संरचनाओं को और मजबूत बनाएं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? वर्ष 1919 में वार्साय संधि द्वारा राष्ट्र संघ के तहत हुई। यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? वर्ष 1919 में वार्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ के तहत हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 182 सदस्य देशों के साथ यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है जिसमें सरकारों, नियोक्ता और श्रमिक शामिल हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक ऐसी संस्था है, यानी यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र ऐसी संस्था है जो त्रिपक्षीय संस्था है जिसमें सरकारों, नियोक्ता और श्रमिक शामिल हैं। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, मालदीव और बांग्लादेश के सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण हेतु नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस का आयोजन किया गया। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। मालदीव और बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए 2 सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम का नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NCGG बोलते हैं, यानी नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, मसूरी में प्रारंभ हुआ। कहाँ पर प्रारंभ हुआ? मसूरी में प्रारंभ हुआ। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है। मालदीव के 27 सिविल सेवक तथा बांग्लादेश के 39 सिविल सेवक भाग ले रहे हैं। मालदीव के कितने? मालदीव के 27 सिविल सेवक तथा बांग्लादेश के 39 सिविल सेवक भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम की संकल्पना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वसुधैव कुटुंब के विजन तथा पड़ोस प्रथम की नीति के अनुरूप की गई है। नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सिविल सेवकों को गुड गवर्नेंस व्यवहारों को अपनाना चाहिए। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने अब तक 15 देशों के सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया है। NCGG और अधिक देशों के सिविल सेवकों की बड़ी संख्या को समाहित करने के लिए बढ़ती मांग के अनुसार अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है। यह क्षमता निर्माण कार्यक्रम सिविल सेवकों की नीतियों और उनके क्रियान्वयन के बीच की खाई को
भरने के लिए समर्पित प्रयास करने में सहायक होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूचना ज्ञान के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना, संवेदनशीलता उत्तरदायित्व बढ़ाने तथा कार्यक्रम में भाग लेने वाले देशों के सिविल सेवकों में दक्षता लाने के लिए नए विचारों तथा श्रेष्ठ व्यवहारों को साझा करना है। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की स्थापना कब हुई? 2014 में भारत सरकार द्वारा देश में एक शीर्ष संस्था के रूप में देश के साथ अन्य विकासशील देशों के सिविल सेवकों के अनुशासन, नीतिगत सुधारों, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण पर कार्य करने के अधिदेश के साथ की गई थी। यह एक थिंक टैंक के रूप में भी काम करता है। यानी नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की स्थापना वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा देश में एक शीर्ष संस्था के रूप में देश के साथ अन्य विकासशील देशों के सिविल सेवकों के सुशासन, नीतिगत सुधारों, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण पर काम करने के उद्देश्य के साथ की गई थी। यह एक थिंक टैंक के रूप में भी काम करता है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की विजेता बनी हैदराबाद स्ट्राइकर्स। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने पुणे में टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन बना। यानी टेनिस प्रीमियर लीग का फाइनल मैच पुणे में खेला गया और हैदराबाद स्ट्राइकर्स विजेता बनी। और उप विजेता टीम कौन रही? उप विजेता टीम जो है मुंबई लियोन आर्मी रही। यानी कोनी पेरिन ने अपने धारा प्रवाह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के दम पर हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने कौन सा स्टेडियम है? वालेवाड़ी स्टेडियम में टेनिस प्रीमियर लीग के कैसा संस्करण है? चौथे संस्करण में मुंबई लियोन आर्मी को 41-32 से हराकर चैंपियन बन गई और विजेता टीम को 10 लाख रुपए और उप विजेता टीम को 5 लाख रुपए प्रदान किए गए। और कोनी पेरिन को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। यह पहली लीग है जिसका उद्देश्य टेनिस की बढ़ती लोकप्रियता को पूरा करना और देश की युवा प्रतिभाओं को एक मंच देना है। यानी टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब किसने जीता? हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने जीता। और उप विजेता टीम कौन सी रही? मुंबई लियोन आर्मी रही। और फाइनल मैच कहाँ खेला गया? पुणे के बालेवाड़ी स्टेडियम में खेला गया। और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल मैच के लिए किसे घोषित किया गया? कोनी पेरिन को घोषित किया गया। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस जो है हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जिस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानवाधिकारों को अपनाया था। UDHR एक मील का पत्थर दस्तावेज है जो अधिकारों की घोषणा करता है जो हर किसी को इंसान के रूप में मिलते हैं, जैसे नस्ल, रंग, धर्म, लिंग, भाषा, राजनीतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय, सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति की परवाह किए बिना मिलते हैं। और मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम क्या है? डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस फॉर ऑल है। यानी गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय है। यानी मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम है गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। यानी इंग्लिश में डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस फॉर ऑल है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 75वीं वर्षगांठ 10 दिसंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस साल 10 दिसंबर 2022 को मानवाधिकार दिवस से शुरू होकर UDHR की विरासत, प्रासंगिकता और सक्रियता को प्रदर्शित करने के लिए एक साल का अभियान शुरू किया जाएगा। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। भारत और चीन के बीच तवांग में झड़प। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास यांगत्से क्षेत्र में 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया था। सेना के सूत्रों ने बताया कि तवांग में LAC के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां दोनों ही पक्ष अपना दावा करते हैं और यहां दोनों देशों के सैनिक गश्त करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीनी सेना में झड़प के दौरान दोनों पक्षों के कई सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। इस भिड़ंत में भारतीय सेना के कम से कम 20 जवान घायल हुए हैं। वहीं चीनी सेना का भी भारी नुकसान हुआ है। किसी की मौत की सूचना नहीं है। सेना सूत्रों के मुताबिक घटना के समय दूसरी तरफ करीब 600 चीनी सैनिक मौजूद थे।
और यह ट्रेंड 2006 से चला आ रहा है। वर्ष 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद भारतीय सैनिकों और चीनी D2A सैनिकों के बीच इस तरह की यह पहली घटना है। भारतीय सेना के अनुसार तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अलग अलग महत्व के हैं, जैसे LAC पश्चिमी लद्दाख में, मध्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में विभाजित हैं। यह घटना उत्तराखंड की पहाड़ियों भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास पर आपत्ति जताने के कुछ दिनों बाद हुई थी, जिसमें दावा किया गया कि वर्ष 1993 और 1996 के सीमा समझौते का उल्लंघन है। तवांग क्षेत्र भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रणनीतिक प्रवेश प्रदान करता है। यह तिब्बत और ब्रह्मपुत्र की घाटी के बीच गलियारे एवं भूटान की सीमा से भी जुड़ा हुआ है। आइए हम लोग कुछ वन लाइनर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार नाभिकीय संलयन तकनीकी द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा यानी कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किया है? अमेरिका ने दुनिया में पहली बार नाभिकीय संलयन तकनीकी द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा यानी कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किया है। और जापान द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया। किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? जापान द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया। और एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र व नेटवर्क मेघालय राज्य में प्रारंभ किया गया। नेपाल में आयोजित एशिया रग्बी सेवन्स टूर्नामेंट के अंडर-18 वर्ग में भारतीय महिला टीम ने रजत पदक जीता है। नेपाल में आयोजित एशिया रग्बी सेवन्स टूर्नामेंट के अंडर-18 वर्ग में भारतीय महिला ने रजत पदक जीता। और एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? सुनील को चुना गया है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष सुनील को चुना गया। और सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध न्यूजीलैंड द्वारा लगाया गया। न्यूजीलैंड में सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और अमेरिका द्वारा पहली बार महिला हस्ताक्षर वाले बैंक नोट मुद्रित किए गए। किसके द्वारा पहली बार महिला हस्ताक्षर वाले बैंक नोट मुद्रित किए गए? अमेरिका द्वारा। यानी अमेरिका द्वारा पहली बार महिला हस्ताक्षर वाले बैंक नोट मुद्रित किए गए। अंडर द साल्ट्री थिएटर फेस्टिवल के 13वें संस्करण का आयोजन असम राज्य में प्रारंभ होगा। यानी अंडर द साल्ट्री थिएटर फेस्टिवल के 13वें संस्करण का आयोजन असम में होगा। और केरल जो है देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म स्थापित हुआ। यानी देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म कहाँ स्थापित हुआ? केरल में स्थापित हुआ। विद्युत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? द्रौपदी मुर्मू को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया। यानी विद्युत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया। किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्म महोत्सव 2022 में भारतीय हिंदी फिल्म आईना का प्रदर्शन किया गया? नेपाल में। यानी नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव 2022 में भारतीय हिंदी फिल्म आईना का प्रदर्शन किया गया। इसरो द्वारा कौन से इंजन का सफल परीक्षण किया गया? स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया। यानी इसरो द्वारा स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया। देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल किस शहर के हवाई अड्डे पर शुरू किया गया? कोच्चि पर। यानी कोच्चि हवाई अड्डे पर देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल शुरू किया गया। और 25वें श्री चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 किससे सम्मानित किया गया? वेंकैया नायडू को। 25वें चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 से वेंकैया नायडू को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? गोवा में। यानी गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला किस शहर में रखी गई? नागपुर में रखी गई। यानी नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला रखी गई।
और आरबीआई ने किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है? मालदीव के साथ। यानी मालदीव के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है आरबीआई ने। हाल ही में नियुक्त टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। यानी मेघना अहलावत जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और भारतीय मूल की बीना नायर ने विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ऑस्ट्रेलिया का पीएम का पुरस्कार जीता है। यानी भारतीय मूल की बीना नायर ने विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए किस देश का पीएम पुरस्कार जीता? ऑस्ट्रेलिया का पीएम पुरस्कार जीता है। आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट खबरों को एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का 43वां इंटरनेट एक्सचेंज सम्मेलन कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम में। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा चेन्नई और विशाखापत्तनम के बीच जीबीपीएस कनेक्टिविटी के साथ एसजीजी डेटा सेंटर के लिए विशाखापत्तनम में नए एक्सचेंजों की स्थापना की जाएगी। और अगली खबर है, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भारत जल प्रभाव का शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह 7वां संस्करण है। किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? विचलन के संभावित कारणों की जानकारी देना और अभिसरण प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार करना है। और इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ द्वारा किया जा रहा है। और इस विषय का थीम क्या रहा? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन की थीम है यानी विषय है 5PS के मानचित्रण और अभिसरण के चुनिंदा पहलुओं पर जोर देने के साथ एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण है, लोक नीति योजना कार्यक्रम और परियोजना। और सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई। यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? सिंगापुर में हुआ। और मालदीव और बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए 2 सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस मसूरी में प्रारंभ हुआ। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब किसने जीता? हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने जीता। और इसका फाइनल मैच कहाँ खेला गया? पुणे के वालेवाड़ी स्टेडियम में खेला गया। और उप विजेता टीम रही मुंबई लियोन आर्मी। और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय है, यानी इंग्लिश में डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस फॉर ऑल है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास यांगत्से क्षेत्र में 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।